नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मुंशी प्रेमचंद्र जी की उपन्यास निर्मला भाग 10 में। तो दोस्तों, सबसे पहले आप लोग एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। उनका नाम रुक्मणी था और अवस्था 50 के ऊपर थी। ससुराल में कोई न था, स्थायी रीति से यही रहती थी। तोताराम दंपत्ति विज्ञान में कुशल थे। निर्मला के प्रसन्न रखने के लिए उनमें जो स्वाभाविक कमी थी उसे वह उपहारों से पूरी करना चाहते थे। वह बहु ही मितव्ययी पुरुष थे, पर निर्मला के लिए कोई न कोई तोहफा रोज लाया करते थे। मौके पर धन की परवाह न करते थे। लड़के के लिए थोड़ा दूध आता था, पर निर्मला के लिए मेवे, मुरब्बे, मिठाइयाँ, कई चीज़ें की कमी नहीं रखते थे। अपनी ज़िंदगी में कभी सैर तमाशे देखने नहीं गए थे, पर अब छुट्टियों में निर्मला को सिनेमा, सर्कस दिखाने ले जाते थे। अपने बहुमूल्य समय का थोड़ा सा हिस्सा उसके साथ बैठकर ग्रामोफोन बजाने में व्यतीत किया करते थे। लेकिन निर्मला को न जाने क्यों तोताराम के पास बैठने और हंसने बोलने में संकोच होता था। इसका कदाचित यह कारण था कि अब तक ऐसा ही एक आदमी उसका पिता था, जिसके सामने वह सिर झुकाकर देह चुराकर निकलती थी। अब उनकी अवस्था का एक आदमी उसका पति था। वह उसे प्रेम की वस्तु नहीं, सम्मान की वस्तु समझती थी। उनसे भागती फिरती उनको देखते ही उसकी प्रफुल्लता पलायन कर जाती थी। वकील साहब को दंपत्ति विज्ञान न सिखाया था कि युक्ति के सामने खूब प्रेम की बातें करनी चाहिए, दिल निकाल कर रख देना चाहिए। यही उसके वशीकरण का मुख्य मंत्र है। इसलिए वकील साहब अपने प्रेम प्रदर्शन में कोई कसर न रखते थे। लेकिन निर्मला को इन बातों से घृणा होती थी। वही बातें जिन्हें किसी युवक के मुख से सुनकर उनका हृदय प्रेम से उन्मत्त हो जाता, वकील साहब के मुंह से निकलकर उसके हृदय पर सर के समान घात करती थी। निर्मला इत्र और तेल बुरा नहीं लगता था, सैर तमाशे उसे बुरे नहीं लगते थे, बनाव सिंगार भी निर्मला को बुरा नहीं लगता था। बुरा लगता था तो केवल तोताराम के पास बैठने से। वह अपना रूप और यौवन उन्हें दिखाना नहीं चाहती थी, क्योंकि वहाँ देखने वाली आंखें न थीं। वह उन्हें इन रसों का आस्वादन देने योग्य न समझती थी। कली प्रभात समीर ही के स्पर्श से खिलती है, दोनों में समान सारस्य है। निर्मला के लिए वह प्रभात समीर कहाँ था। पहला महीना गुजरते ही तोताराम ने निर्मला को अपना खंजई बना लिया। कचहरी से आकर दिन भर की कमाई उसे दे देते। उनका ख्याल था कि निर्मला इन रुपयों को देखकर फूली न समाएगी। निर्मला बड़े शौक से इस पद का सम्मान करती थी। एक एक पैसे का हिसाब लिखती। अगर कभी रुपए कम मिलते तो पूछती, आज कम क्यों है। गृहस्थी के संबंध में उनसे खूब बातें करती। इन्हीं बातों के लायक वह उनको समझती थी। जो ही कोई विनोद की बात उनके मुंह से निकल जाती, उसका मुंह लीन हो जाता था। निर्मला जब वस्त्राभूषणों से अलंकृत होकर आईने के सामने खड़ी होती और उसमें अपने सौंदर्य की सुषमापूर्ण आभा देखती, तो उसका हृदय एक तृप्तान कामना से तड़प उठता था। उस वक्त उसके हृदय में एक ज्वाला सी उठती। मन में आता, इस घर में आग लगा दूं। अपनी माता पर क्रोध आता, पर सबसे अधिक क्रोध बेचारे निरपराध तोताराम पर आता था। वह सदैव इस ताप से जला करती, बांका सवार लद्दू टक्कू पर सवार होकर कब पसंद करेगा, चाहे उसे पैदल ही क्यों न चलना पड़े। निर्मला की दशा उसी बांके सवार किसी थी। वह उस पर सवार होकर उड़ना चाहती थी, उस उल्लासमयी विद्या गति का आनंद उठाना चाहती थी। संभव था कि बच्चों के साथ हंसने खेलने से वह अपनी दशा को थोड़ी देर के लिए भूल जाती, कुछ मन हरा हो जाता। लेकिन रुक्मणी देवी लड़कों को उसके पास फटकने तक नहीं देते थे, मानो वह कोई पिचासिनी है जो उन्हें निगल जाएगी। रुक्मणी देवी का स्वभाव सारे संसार से निराला था। यह पता लगाना कठिन था कि वह किस बात से खुश होती और किस बात से दुखी। एक बार जिस बात से खुश हो जाती थी, दूसरी बार उसी बात से जल जाती थी। अगर निर्मला अपने कमरे में बैठी रहती तो कहती कि न जाने कहाँ की मनुष्यन है। अगर वह कोठे पर चढ़ जाती या महिरनों से बात करती तो छाती पीटने लगती। न लाज है न शर्म, निगूढ़ी ने हया को भून खाई है।
अब क्या कुछ दिनों में बाजार में नाचेगी? जब से वकील साहब ने निर्मला के हाथों में रुपए पैसे देने शुरू किए, रुक्मणी उसकी आलोचना करने पर आरूढ़ हो गई है। उन्हें मालूम होता था कि अब प्रलय होने में बहुत थोड़ी कसर रह गई है। लड़कों को बार बार पैसों की ज़रूरत पड़ती। जब तक खुद स्वामिनी थी उन्हें बहला दिया करती थी, अब सीधे निर्मला के पास भेज देती। निर्मला को लड़कों के चटोरापन अच्छा न लगता था, कभी कभी पैसे देने से इनकार कर देती। रुक्मणी को अपने बाढ़ सर करने का अवसर मिल गया। अब तो मालकिन हुई है, लड़के काहे को जिएंगे? बिना माँ के बच्चे को कौन पूछे? रुपयों की मिठाइयाँ खा जाते थे, अब धेले धेले को तरसते हैं। निर्मला अगर चिढ़कर किसी दिन बिना कुछ पूछे ताछे पैसे दे देती तो देवी जी उसकी दूसरी ही आलोचना करती थीं। इन्हें क्या लड़के मरे या जिए, इनकी भला से। माँ के बिना कौन समझाए कि बेटा बहुत मिठाइयाँ मत खाओ, आई गई तो मेरे सिर जाएगी। यहीं तक होता तो निर्मला शायद जब्त कर जाती, पर देवी जी तो खुफिया पुलिस से सिपाही की भांति निर्मला का पीछा करती रहती थी। अगर वह कोठे पर खड़ी तो अवश्य ही किसी पर निगाह डाल रही होगी, मेहरी से बातें करती है तो अवश्य ही उसकी निंदा करती होंगी, बाजार से कुछ मंगवाती हैं तो अवश्य कोई विलास वस्तु होगी। यह बराबर उसके पत्र पढ़ने की चेष्टा किया करती थी, छिप छिप कर बातें सुनना करती थी। निर्मला उनकी दोशहरी तलवार से कांपती रहती। यहाँ तक कि उसने एक दिन पति से कहा, आप जरा जीजी को समझा दीजिए, क्यों मेरे पीछे पड़ी रही हैं? तोताराम ने तेज होकर कहा, तुम्हें कुछ कहा है क्या? रोज ही कहती है, बात मुंह से निकालना मुश्किल है। अगर उन्हें इस बात की जलन हो यह मालकिन क्यों बनी है तो आप उन्हीं को रुपए दे दीजिए, मुझे नहीं चाहिए, यही मालकिन बनी रहे। मैं तो केवल इतना चाहती हूँ कि मुझे ताने महने न दिया करे। यह कहते कहते निर्मला की आंखों में आंसू बहने लगे। तोताराम को अपना प्रेम दिखाने का यह बहुत ही अच्छा मौका मिल गया। बोले, मैं आज ही उनकी खबर लूँगा, साफ कह दूँगा, मुंह बंद करके रहना है तो रहो, नहीं तो यहाँ से निकलो। इस घर की मालकिन वह नहीं तुम हो, वह केवल तुम्हारी सहायता के लिए है। अगर सहायता करने के बदले तुम्हें दिक करती है तो उनके यहाँ रहने की ज़रूरत नहीं। मैंने सोचा था कि विधवा है, अनाथ है, पाव भर आटा खाएगी पड़ी रहेगी। जब और नौकर चाकर खा रहे हैं तो वह तो अपनी बहन ही है। लड़कों की देखभाल के लिए एक औरत की ज़रूरत भी थी, रख लिया, लेकिन इसके यह माने नहीं कि वह तुम्हारे ऊपर शासन करे। निर्मला ने फिर कहा, लड़कों को सिखा देती है कि जाकर माँ से पैसे मांगे, कभी कुछ कुछ कभी कुछ। लड़के आकर मेरी जान खाते हैं, घड़ी भर लेटना मुश्किल हो जाता है। डांटती हूँ तो वह आंखें लाल पीली करके दौड़ती हैं, मुझे समझाती हैं कि लड़कों को देखकर जलती है। ईश्वर जानते होंगे कि मैं बच्चों को कितना प्यार करती हूँ, आखिर मेरे ही बच्चे तो हैं, मुझे उनसे क्यों जलन होने लगी? तोताराम क्रोध से काँप उठे। बोले, तुम्हें जो लड़का दिख करे उसे पीट दिया करो। मैं भी देखता हूँ कि लौंडे शरीर हो गए हैं। मनसाराम को तो बोर्डिंग हाउस में भेज दूंगा, बाकी दोनों को तो आज ही ठीक किए देता हूँ। उस वक्त तोताराम कचहरी जा रहे थे, डांट डपट करने का मौका न था, लेकिन कचहरी से लौटते ही उन्होंने घर में रुक्मणी से कहा, क्यों बहन, तुम्हें इस घर में रहना है या नहीं? अगर रहना है शांत होकर रहो, यह क्या है कि दूसरों का रहना मुश्किल कर दो। रुक्मणी समझ गई कि बहू ने अपना वार किया।